और आज हम लोग आपके लिए सामान्य विज्ञान की सीरीज में फिजिक्स के एक टॉपिक है जिसका नाम है ऊष्मा। मैंने अगर हम बात करें फिजिक्स में छोटा सा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, और उम्मीद करते हैं यहाँ से आपके परीक्षा में सवाल भी पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है ऊष्मा। उसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और अहम है। आप लोग कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम केवल प्रश्न का उत्तर ही ना बताएं, बल्कि ये कोशिश करें, बल्कि ये प्रयास करें कि हम ऐसे प्रश्नों को पढ़ें जहां से आपके परीक्षा में बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसकी थ्योरी भी हम आपको जहां जरूरत पड़ेगी लिखवाते चलेंगे। इसलिए जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहला काम वो नोट्स के तौर पर लिखते चलेंगे, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ये सीरीज आपके लिए काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है, जो सिलेक्शन वाली सीरीज है। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर आप लोगों को दिख रहा है। पहला प्रश्न है कि शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किससे नामित है? केल्विन, जीन पियर क्रिस्टीन, मॉर्टेन स्टोमर, आंसर सेल्सियस। तो उम्मीद करता हूं जितने भी साथी इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो आपका एंडर्स सेल्सियस, मतलब हम यूँ कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका डी है। एंडर्स सेल्सियस कहाँ के थे? स्वीडन के थे। कहाँ के निवासी थे? सवाल अगर पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा स्वीडन। ये कहाँ के थे? स्वीडन के। ये महान भौतिकशास्त्री थे, गणितज्ञ थे। इन्होंने 1742 में सेल्सियस पैमाने की खोज की थी। किस पैमाने की? सेल्सियस पैमाने की खोज किया था। सभी लोग लिख लीजिएगा, सेल्सियस पैमाने की इन्होंने खोज की थी। कब? 1742 में। 1742 में उन्होंने सेल्सियस पैमाने की खोज की। उन्हीं के नाम पर सेल्सियस या सेंटीग्रेड, इसी को हम सेल्सियस कहते हैं, इसी को सेंटीग्रेड भी कहते हैं, का नामकरण किया गया। तो मेरा छोटा सवाल है कि पानी जो उबलने का काम है, मतलब कितने सेंटीग्रेड तापमान पर पानी उबलने लगता है, तो जल उबलने लगता है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इसका जवाब जरूर दें। हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी साथी मित्रों तक। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा के रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपके डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा सभी को, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। इसका एक फॉर्मूला है। अगर आपको टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में निकालना है, अगर किसी भी तापमान को, अगर मान लीजिए आपका ये तापमान है, ऐसे मान लेते हैं, अगर ये आपका टेम्परेचर है, इसको फ़ारेनहाइट में निकालना है। किसमें? फ़ारेनहाइट में निकालना है। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले लिखेंगे 32 डिग्री सेल्सियस में प्लस 9/5, मतलब यूँ कह सकते हैं 180/100। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा और ये सेंटीग्रेड। बस। अब यहाँ पर जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी ध्यान दीजिएगा, ये सेल्सियस की बात कर रहा है, ये फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है। देखिए ये आपका फ़ारेनहाइट है और ये आपका सेल्सियस की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा दो। अब इसी फार्मूले पर अगर आप मान रख देंगे, आप दिए गए प्रश्न का जवाब आसानी से जान पाएंगे। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 0 डिग्री, मतलब जहाँ पे सेल्सियस है वहाँ पे आपको 0 डिग्री रखना है। तो हम जानते हैं जो है आपका टेम्परेचर निकालना है फ़ारेनहाइट में, तो एकदम सिंपल तरीका है। 32 डिग्री सेल्सियस है प्लस 9/5, क्योंकि डिवाइड होकर ये 9/5 बचता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटू 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान इसका 0 है। अब ये 0 से गुणा करेंगे इसका पूरे की वैल्यू, तो क्या आएगी? लड्डू ही आएगी। तो यहाँ हो जाएगा क्या? 32, मतलब यहाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा 32 फ़ारेनहाइट। मान इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो डी होगा।
जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ये क्लास प्रतिदिन आप किसी समय लाइव चलती है, ये तब तक चलेगी जब तक आपका सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम समाप्त न हो जाए। तो आप सभी साथी, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न ही आज की परीक्षा में पूछे जाते हैं, सवाल आते हैं, और गलती मत करिएगा। अगर ऐसी गलती परीक्षा हाल के अंदर होगी तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या होगी। इसका एक और ट्रिक आता है, जो हम सीरीज पढ़े होंगे, जो आपने नोट्स पढ़ा होगा, तो हम पूरे नोट्स में इसकी पूरी एक लाइन में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, मानव शरीर का औसत तापमान क्या है? जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे जरूर कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। 34 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो है दो पैमाने में पूछता है, एक फ़ारेनहाइट में, एक सेंटीग्रेड में। तो दोनों आपको बताना है कि मानव के शरीर का जो तापमान होता है सेल्सियस में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है। जितने भी साथी देख रहे हैं सभी जवाब जरूर देंगे, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। सारे सब्जेक्ट एक बार चलेगा, सामान्य विज्ञान की सीरीज क्रमवार रूप से डे बाय डे हम आपके लिए लेकर आएंगे। हर एक दिन एक नया अध्याय लेकर आएंगे, मतलब एक महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक लेकर आएंगे, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, 37 डिग्री सेल्सियस। आइए जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस अगर फ़ारेनहाइट में पूछता तब तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा यह दोनों आपका सही है। अब डिपेंड ये करता है, निर्भर ये करता है कि आप परीक्षा में कौन सा विकल्प पूछा गया था, या आपकी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आपके सामने आया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, जहां जरूरत पड़े इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, आपके डिस्प्ले पर है। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? कि वायरस, हाइपोथर्मिया, पायरेटिक, हाइपरपायरेक्सिया। सभी साथी जवाब देंगे। जहां जरूरत पड़े वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। चलिए आइए हम इस प्रश्न के सीरीज में आगे बढ़ते हैं। यहां पर होगा हाइपोथर्मिया, मतलब यूं कह सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका बी होगा। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के तापमान, जैसे अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो अभी हमने बताया कितना होता है मानव शरीर का तापमान, वैसे सामान्य 98 कितना होगा 6 फ़ारेनहाइट से। अगर ये कम होता है, जैसे 4 से लेकर 8 फ़ारेनहाइट तक कम होता है, इस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसमें शरीर का तापमान 35 सेल्सियस, इसमें शरीर का तापमान क्या होता है 35 सेल्सियस कम हो जाता है। कितना है 35 सेल्सियस से कम हो जाता है। शरीर का तापमान, ठीक। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हाइपोथर्मिया। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा सभी साथी। आगे बढ़ा अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट हो गया सबका? अगला है आपके सामने, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे जरूर जवाब देंगे। ये ऐसा प्रश्न है जहां से आपकी परीक्षा में कई बार सवाल आया, और अगर कई बार पूछा गया है तो आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। डेली क्लास की लिंक आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है, सभी साथी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च करना है आपको दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ सभी क्लास की वीडियो, लिंक, सब कुछ आपको निःशुल्क मिल जाएगी। बताइए आप सभी कमेंट करके, लगभग किस तापमान पर पानी घनत्व अधिकतम होगा? तो अलग अलग लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं।
लेकिन इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा बी, 4 डिग्री सेल्सियस। अब सभी द्रव गर्म, जब किसी भी द्रव को गर्म किया जाता है तो आयतन बढ़ता है, उस समय क्या होता है, आयतन आपका बढ़ता है। लेकिन अगर हम बात जब हम जल की करते हैं तो 0 से लेकर 4 सेल्सियस तक गर्म करने पर, अगर हम जल की बात करें, अगर हम जल को गर्म करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन घटता है और 4 सेल्सियस के पश्चात बढ़ना शुरू होता है। मतलब इसका है कि जल के निश्चित द्रव्यमान का आयतन 4 सेल्सियस पर सबसे कम होता है। आयतन 4 सेल्सियस पर सबसे कम होता है, अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। कितना होता है बताइए, 1 ग्राम लिख लीजिएगा प्रति सेमी क्यूब। एकदम रट लीजिएगा, यहां से सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी लोग आपने भी पढ़ा होगा, जब झीलों में तालाबों के ऊपर बर्फ जम जाता है तो मछलियां कैसे जीवित रहती हैं। तो जो तालाब होता है, जैसे तालाब होता है, उसका जो तली होता है, उस तली का जो तापमान होता है वहां पे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएगा तब जमेगा। तो जो तालाब होता है, झीलें होती हैं, वह क्या होती है, उसके नीचे मछलियां इसीलिए जीवित रहती हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आसानी से मछलियां नीचे जीवित रह लेती हैं। याद रखिएगा, यह प्रश्न घुमा कर भी पूछा जाता है। ठीक, चलिए, हाँ, जल्दी आपकी पुरानी जो क्लास की पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हम आगे बढ़ अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक बैड कंडक्टर है? उष्णता का कुचालक बैड कंडक्टर है। लकड़ी, हीरा, पानी, माइका। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी जवाब देंगे, क्योंकि जब जवाब देते हैं तो एक बात यह स्पष्ट हो जाता है कि आपने अभी तक तैयारी कितनी की है, परीक्षा के अंदर आप किस प्रश्न का विकल्प आप लगाते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए, कोई पीडीएफ शेयर नहीं करता, लोग इसी क्लास के स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसको पीडीएफ बना देते हैं। तो ये काम आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा आपका, लकड़ी। ये बैड कंडक्टर है। माने अगर इसके बारे में बात करें, वे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर उष्मा का संचरण बहुत धीमी गति से होता है, वे पदार्थ उष्मा के कुचालक कहलाते हैं। लकड़ी उष्मा का कुचालक है, लेकिन अगर हम बात करें तांबा तो उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। हीरा भी उष्मा का अच्छा चालक है। माइका लकड़ी की अपेक्षा अच्छा चालक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर इन चारों विकल्पों के अनुसार ए सही होगा। अगर आपके मन में भी इस प्रश्न का उत्तर ए आया था, अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए लगाया था तो सही है। मैंने चारों विकल्प के बारे में समझा दिया। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं इसके साथ एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने आपके डिस्प्ले पर है। आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? दाबमापी, थर्मामीटर, आर्द्रता मापी, तरल माप। सभी लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके देखते हैं और जहां जरूरत पड़ेगी हम इसके बारे में लिखवाते रहेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों को। आर्द्रता मापी होगा। आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी होता है। इसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। दाब मापी क्या होता है? दाब मापने के लिए
क्या होता है? मैनोमीटर। इसका होता है दाब मापी, क्या होता है? मैनोमीटर होता है। थर्मामीटर से क्या मापते हैं? तापमान मापते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं, मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं हो ना जानता। तरल माप माने द्रव के घनत्व के माप के लिए ये हाइड्रोमीटर है। ये हाइड्रोमीटर है। ये क्या मापता है? द्रव के घनत्व का माप, द्रव के घनत्व की माप, द्रव के घनत्व की माप। तो जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आ गई? क्योंकि देखिए चारों विकल्प की व्याख्या इसलिए आपके लिए जरूरी है कि जरूरी नहीं कि जैसा मैं पढ़ा रहा हूं सवाल परीक्षा में ऐसा ही है, लेकिन इतना जरूर जरूरी है अगर आपने इसकी व्याख्या पढ़ ली तो कहीं से भी सवाल है, कहीं से भी प्रश्न है, आप उसका उत्तर भी देंगे और सिलेक्शन तक भी पहुंचेंगे। चलते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ आपके साथ। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व, मतलब जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है, का प्रयोग किया जाता है? कार्बन, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम। सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा मरकरी। पारंपरिक थर्मामीटर में मरकरी, जिसे हम एक नाम से जानते हैं पारा, प्रयोग किया जाता है। अगर रासायनिक जगत में यही धातु साधारण ताप और दाब पर द्रव रूप में होती है, यह अत्यंत जहरीली होती है। अगर इसका मुख्य अयस्क सिनेबार है, इसका मुख्य अयस्क क्या है? सिनेबार है। इसका जो मुख्य अयस्क है, मुख्य अयस्क वो क्या है? आपका सिनेबार है। तो इसलिए यहां से जहां जहां चीजें आपको समझ में आए वो लिखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। हम आगे बढ़ अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। गर्मी सीधे से संदर्भित नहीं होती। यहां प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग सवाल है जो नहीं लगा कर आता है। थर्मल ऊर्जा का मापन, अणुओं की गति, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण, पदार्थ के थर्मोडायनामिक गुण। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। यहां पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? थर्मल ऊर्जा का मापन। क्या होगा आपका? थर्मल ऊर्जा का मापन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, माने जो आपका गलत है वही आपका सही होगा। थर्मल सीधे, गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा को माप से संदर्भित नहीं होती। अणु की गति से हो जाती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के हस्तांतरण से होती है, पदार्थ के डायनामिक गुणों के कारण होती है। इसलिए जो गलत है वही आपका सही है। हम इस प्रश्न का सही उत्तर क्या लगाएंगे? ए इसका राइट और सही आंसर होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने है। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑस्मोसिस, केंद्र प्रसारण, फैलाव, वाष्पीकरण। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। बताइए सभी लोग। जितने इस वीडियो को लाइव देखकर जल्दी से फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा, चाहे से फेसबुक पर, चाहे से यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं आप। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण मतलब रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। रेफ्रिजरेटर में कोई द्रव प्रशीतक अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित होने दिया जाता है, तो यह वाष्पीकृत होता है। और वाष्पीकरण के लिए रेफ्रिजरेटर गर्म पदार्थों से उष्मा लेता है। कभी कभी प्रश्न आता है, अगर किसी बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर का गेट खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सामान्य रहेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा?
जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे इसका जवाब जरूर देंगे। हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल वाष्पीकरण के गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग में किया जाता है माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर, गीजर, इलेक्ट्रिक केतली। सभी साथी जवाब जरूर देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। जी हां, ताप बढ़ जाएगा। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा रेफ्रिजरेटर। बी, किसी भी शीतल स्थान से उष्मा लेने तथा तप्त स्थान को देने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? प्रशीतक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रशीतक किसे कहते हैं? सवाल कभी कभी आता है, प्रश्न में शब्द आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वास्तव में यह उत्क्रम दिशा में कार्य करने वाला एक उष्मा इंजन है। जैसा ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा रेफ्रिजरेटर को लेकर, उष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ ऊंचे ताप वाली वस्तु से उष्मा लेता है, उसका कुछ भाग यांत्रिक कार्य में बदलता है और फिर नीचे ताप वस्तु को लौटा देता है। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका, वो आपका बी होगा। ठीक है, आगे चलते अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपका सामने है। क्रायोजेनिक को दर्शाता है, क्रायोजेनिक को दर्शाता है कम तापमान, उच्च तापमान, कम दबाव, उच्च दबाव। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। क्रायोजेनिक को दर्शाता है, बताइए सभी लोग फटाफट। कम तापमान, उच्च तापमान, कम दबाव, उच्च दबाव। यहां पर होगा कम तापमान। मतलब यहां पर सवाल का उत्तर क्या होगा आपका? ए होगा। क्रायोजेनिक तकनीक को निम्न तापकी कहते हैं। क्रायोजेनिक तकनीक को क्या कहते हैं? निम्न तापकी। निम्न, सभी लोग लिख लीजिएगा। निम्न तापकी कहा जाता है, जिसका ताप अगर बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना होता है? 150 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्रायो यूनानी शब्द है, क्रायो से बना, माने बर्फ जैसा ठंडा। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ आपके साथ। परम शून्य ताप को दर्शाता है, परम शून्य ताप को दर्शाता है 0 से 225 सेल्सियस से कम, 0 से 300 सेल्सियस कम, 0 से 273 सेल्सियस, 0 से 295 सेल्सियस कम। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। तो जो परम शून्य है वो 0 से लेकर 273 सेल्सियस से कम, माने परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। क्या है? न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर, किस पर? केल्विन स्केल। सभी लोग के लिए काम का, बाकी आपकी मर्जी। केल्विन। अगर सेल्सियस की बात की जाए तो ये सेल्सियस कितना हो जाएगा? -273 सेल्सियस। हम यू कह सकते केल्विन, 0 केल्विन बराबर क्या होगा? -273 डिग्री सेल्सियस। एकदम रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक है जहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। मतलब अगर आपको ये लग रहा होगा अपनी परीक्षा के सिलेबस की तैयारी कैसे करें, कहां से इतने टॉपिक लेकर आए, तो बस छोटा सा काम करना है और सिलेक्शन के नजदीक पहुंचना है। आगे है पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओपन को कहा जाता था। राडा रेंज,
रेथियान, तप्पन, आमना। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहां पर होगा राडार रेंज। क्या होगा? राडार रेंज। मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ए। पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओपन को, आधुनिक माइक्रोवेव ओपन को क्या कहा जाता है? राडार रेंज कहा जाता है। इसे सबसे पहले 1946 में बेचा गया था। हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने है, कह सकते हैं प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न बड़ा है, आपको जवाब देना है कि माइक्रोवेव, अभी इसके बारे में पढ़ा, ओपन में धातु के जो बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बताइए? चार्ज धातु की सतह पर जमा हो जाता है और एक झटका लगने से खतरा रहता है। चीनी मिट्टी के बर्तन उष्मा के बेहतर कंडक्टर होते हैं और इसलिए भोजन जल्दी से पक जाता है। धातु से बर्तन को रासायनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है जो भोजन खराब होने का कारण बन सकता है। चीनी मिट्टी के बर्तन धातु के कंटेनर की तुलना में सस्ते होते हैं। यहां पे स्पष्ट का जो सही उत्तर होगा वह है आपका ए। माने धातु में विद्युत की चालक होती है, इसलिए माइक्रोवेव ओपन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, जिससे धातु की सतह पर जमे इलेक्ट्रॉन के कारण झटका लगने का खतरा न रहे। इसलिए इस प्रश्न का जितने साथियों ने ए जवाब दिया था उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। हम चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। एक आपके सामने छोटा सा सवाल है। आजकल आपने देखा होगा ये सवाल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। कह रहा है कथन और कारण दिया है। हम सर्दियों में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ये कथन है। कारण है सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक है। ठीक, तो जितने भी साथी देख रहे हैं जरा बताएं इसमें क्या आपके हिसाब से क्या हो, बताइए जल्दी। यहां पर होगा ए गलत है लेकिन आर सही है। ये गलत है लेकिन ये सही है। सर्दी में हम उन कपड़ों को पहनते हैं जो उष्मा को अवशोषित करते हैं। सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक हैं। हम कह सकते हैं ए गलत है, आर सही है। मतलब इस प्रश्न का सही विकल्प अगर आपको चयन करना हो तो विकल्प बी का चयन करेंगे। ठीक, एकदम ध्यान से अगर प्रश्न नहीं पढ़ेंगे ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे और आपके अंक कम करके चले जाएंगे, फिर आप पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। हम बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ, एक और अगले प्रश्न की तरफ। एक फिर छोटा सवाल आपके सामने है और हम चाहेंगे आप भी इस सवाल का जवाब जरूर दें। यहां पे भी कथन कारक है। कथन कह रहा है हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं। कारण पसीना आर्द्र जलवायु में तेजी से सूखता है। सभी को बताना है। देखते इस प्रश्न का सही जवाब कौन देता है। कथन माने अभिकथन और कारण, ये दोनों आजकल के ऐसे प्रश्न आपके सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें। यहां पे ध्यान से देखिएगा, हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं, ये भी गलत। पसीना आर्द्र जलवायु में तेज सूखता है, ये भी गलत। देखिए, गर्म और आर्द्र जलवायु में हम उस समय अधिक महसूस होती है जब हमारे लिए सहज नहीं होते, तथा पसीना आर्द्र जलवायु की अपेक्षा शुष्क जलवायु में जल्दी सूखता है। अतः कथन और कारण दोनों गलत थे, हम कह सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपके लिए वो डी होगा। क्या होगा? चौथा। तो जितने भी साथी देख रहे थे वो ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर आप परीक्षा में आएंगे तो आप गलती करेंगे और गलती का खामियाजा आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। अब हम और आगे चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। उष्णता, हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स,
अकाउटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, रिलेटिविटी। तो जितने भी साथी देख रहे हैं जल्दी जल्दी बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी लोग एक बार जवाब, ये समझिए कि आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं। यहां पर हमने देखा थर्मोडायनामिक्स, उष्मा या उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, माने उष्मा गतिकी। उष्मा लिख लीजिएगा। इसके अगर हम भाग की बात करें तो इसको 4 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। लिखना चाहे लिख लीजिएगा। उष्मा गतिकी सूचकांक, शून्यांक नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। मैंने कहा लिखना चाहे लिख लीजिएगा, हमें लिखवा दे रहा हूं सभी लोग। उष्मा गतिकी, शून्यांक नियम, फिर आपका प्रथम नियम, फिर आपका द्वितीय नियम, फिर आपका तृतीय नियम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हम इसी के साथ इसके एक और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका सी। अगला सवाल आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। बताइए जरा आप लोग, तो सभी लोग। डिपोजिशन, इसे क्या कहते हैं हम? डिपोजिशन। सभी लोग लिख लीजिएगा। इसे डिपोजिशन को निक्षेपण कहते हैं। इसे हम निक्षेपण के नाम से जानते हैं। यह ऊर्ध्वपातन की उल्टी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में गैस में सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो आपका क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। लिख लीजिएगा। देखिए, आपके लिए कुछ और बेहतरीन क्लासेज हम 1-2 दिन के अंदर और उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी जुड़े रहिएगा। हम ये प्रयास करेंगे कि आपके लिए वही प्रश्न बैंक लेकर आए जहां से आपके परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। इनमें कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? कंडक्टिव, रिफ्रैक्टिव, रेडिएक्टिव, कन्वेक्टिव। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा रिफ्रैक्टिव, माने बी वालों के जवाब सही है। माने अगर यहां पे बात करें तो जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्लेक्टिव जो होता है, किसी माध्यम की वह संख्या जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किसी माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक। कुछ लोग को साइंस में जिसको दिक्कत होती है, थैंक यू रवि जी आपका। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि साइंस के सीरीज को 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपकी परीक्षा में इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे, घुमा फिरा कर यहीं से पूछे जाएंगे। और आपके लिए सभी सीरीज ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध है। निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में है, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार हो सकता है। अगला सवाल आपके सामने है, हिमीकरण। हिमीकरण, फ्रीजिंग, तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा क्या कारण होता है? मानिए हिमीकरण, इसे फ्रीजिंग कहते हैं। माने जब 0 डिग्री से नीचे तापमान जाता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट, हिमीकरण कहा जाता है। जब ऐसा होता है तो पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और अभी जी हमारे गांव के ही हैं, जनपद जौनपुर के, हमारे घर से 100 मीटर की दूरी पर है और जल्दी वो भी सरकारी नौकरी करेंगे आप लोग की तरह, आप लोग के साथ। देखिए यहां पर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने सही बताया, एक्सपांसन।
ठंडे स्थानों पर जाड़ों के दिनों में नलों में बहने वाले जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। जल के आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन पाइप सिकुड़ता है। इस विपरीत परिस्थिति के कारण नलों की दीवारों पर इतना ज्यादा दाब पड़ता है कि फट जाते हैं। इस क्रिया को विस्तार कहते हैं, एक्सपांशन कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो आपका है ए है। अगला सवाल आपके सामने है, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनीलिंग, ह्यूमिडिफाइंग, कंडेंसेशन, डिकंडेंसेशन। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके दिए गए सवालों के जवाब लाइक दीजिएगा। और यह आज का आखिरी सवाल है। आप सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। बाकी सभी क्लास की लिंक आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध हो जाएगी। बाकी क्लास के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास से नोट संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है जो जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए संचालित होता है, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। ठीक, टेलीग्राम पर सब लोग जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा वीडियो को 2 बार 3 बार देखें। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा एनीलिंग, माने गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनिंग कहते हैं, एनीलिंग कहते हैं। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए है। आप लोग जुड़े रहिएगा, सभी साथी जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। और अगले दिन हम और अच्छी क्लासें लेके आएंगे और बड़ी क्लासेज लेकर आएंगे। हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आते हैं जो आपको नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं सर सरल प्रश्न लाया करें अन्य यूट्यूबरों की तरह। देखिए, हमें सिलेक्शन दिलाना है। जिस प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता है वो प्रश्न बार बार आपको पढ़ाने से क्या मतलब। हमेशा नए प्रश्न पढ़िए, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। थैंक यू आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। टेलीग्राम और फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं और आप साथ दीजिएगा। अब की बार एक सीट हमारा। थैंक यू। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355 179 012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355 179 012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज